पे ये वो क्वेश्चन है जिसमें कई लोगों को कंफ्यूजन था और मुझे भी थोड़ा सा ये था कि यार ये कहना क्या चाह रहे हैं, तो इसको मैंने एक बार फिर से देखा था और अब हम इस पे चर्चा करेंगे। क्वेश्चन पढ़िएगा तब हम आगे बढ़ेंगे। सीडीपी सॉल्व करा दो, रीट का करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप लोग मेल कर चुके हैं मुझे, शायद एक आध मेल मुझे आया हुआ है, बेसिकली आए तो ज्यादा होंगे बट मैंने नोटिफिकेशन में जो देखा था देख पाई थी मैं। तो अगर फिर भी मेल किसी को करना हो, रीट पेपर 1 पेपर 2 जो भी उनके पास हो, तो वो आप कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगी एक वीडियो में दोनों करा दूं या अलग अलग 2 वीडियो बना करके आपके साथ डिस्कशन में कर लूं, ठीक है। himanshi.edu10@gmail.com आप नीचे भी चेक कर सकते हैं। 1 मिनट रुकिएगा। और भी अगर आपकी कोई क्वेरी ऐसी है जिसको सॉल्व किया जा सकता है ना, डाउट्स नहीं, क्योंकि वो डाउट्स तो सॉल्व कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, एक एक मेल चेक करना। अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो हिमांशी HIMANSHI EDU एजुकेशन वाला edu@gmail.com, ठीक है जी। इस पे आप जो भी रीड का पेपर है, कोई भी पेपर अगर आप दे करके आए हैं और आंसर की भी अगर है तो वो भी भेज सकते हैं, नहीं है तब भी आप पेपर भेज सकते हैं। तो पेपर दोनों ही लेवल के आप भेज दीजिए। कोशिश रहेगी लेवल 1 और लेवल 2 आपके साथ डिस्कशन की, है ना। सीडीपी स्पेशली, और प्रॉपर क्लीन पेपर भेजिएगा स्कैन करके। ये पोल अभी हटा दो, अभी तो क्वेश्चन शुरू नहीं हुआ, ठीक। तो इतनी बात क्लियर है। चलिए खैर, अब ये क्वेश्चन है, आप पोल में जवाब दे दीजिएगा। चलो चलने दो। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू प्याजे, यानी प्याजे के अनुसार। क्वेश्चन था प्याजे के अनुसार ड्यूरिंग विच पीरियड ऑफ डेवलपमेंट, यानी किस अवधि के दौरान विकास की, हाँ किस अवधि के, नहीं कल क्लास नहीं हुई थी आपकी, और जिनको अभी भी कंफ्यूजन है, कई लोग मेल भी कर रहे हैं, जो ये कोर्स है ये लेट्स लर्न पे नहीं, करियरविल ऐप पे जाके करियरविल ऐप डाउनलोड करके वहां आप एनरोल कर पाएंगे, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में या तो लिंक मिल जाएगा या मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगी। अकॉर्डिंग टू प्याजे, यानी प्याजे के अनुसार, ड्यूरिंग विच पीरियड ऑफ डेवलपमेंट, विकास की किस अवस्था में, डज द चाइल्ड बिगिन टू यूज सिंबल्स, यानी किस अवस्था में बच्चा सिंबल्स का प्रयोग करना स्टार्ट कर देता है, टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स एंड लॉजिकल रीजनिंग एमर्जेस, यानी ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी ए फॉर एप्पल अगर वो रिप्रेजेंट कर पाता है तो ये कौन सी अवस्था है जब वो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन शुरू कर पाएगा। एंड लॉजिकल रीजनिंग एमर्जेस, यानी ये वर्ड पे फोकस कीजिएगा, हम लोग इस पे ध्यान थोड़ा कम दे पाए थे पहले, कि जो तर्क है, जो तार्किक चिंतन है, एक तरह से तार्किक तर्क कह लीजिए, चिंतन कह लीजिए, तो वो किस अवस्था में उभरना शुरू होता है। एमर्जेस का मतलब है उभरना शुरू होगा, यानी अभी बाहर आ रहा है, आ नहीं गया है, ठीक है। तो उस केस में जो आंसर है इसका प्री ऑपरेशनल स्टेज है। ये ऑफिशियल आंसर भी है और ये लॉजिकल आंसर भी है ना। अगर हम इसको इस दृष्टि से देखेंगे कि लॉजिकल रीजनिंग एमर्जेस, अगर ये इसमें सिंबॉलिक नहीं होता और सिर्फ यही लिखा होता तब भी हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल को आंसर मान लेते, लेकिन क्योंकि यहाँ सिंबल का भी यूज किया है और भाषा को हल्का सा ट्वीक किया है लैंग्वेज को, कि लॉजिकल रीजनिंग एमर्जेस, यानी कि जो तार्किक चिंतन है वो उभरना शुरू होता है, आ नहीं गया। वैसे लॉजिकल रीजनिंग कब आती है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, है ना। ये दो अलग चीजें, बट इन्होंने दोनों को एक साथ दे दिया है, तो ए ऑप्शन ही यहां सही उत्तर है, ठीक है। क्या है ए ऑप्शन सही उत्तर है। ये दो चीजें हैं, एक है लॉजिकल रीजनिंग, यानी बच्चा तर्क करना शुरू कर देगा, है ना, उसके दिमाग में जो तार्किक क्षमता है उसकी वो आने लगेगी, चीजों को लेके क्यों, कहां, कैसे, दुनिया भर की बातें करेगा। और दूसरी एक चीज है सिंबॉलिक थॉट, यानी सिंबल्स को देख करके चीजों को समझ पाना, सिंबॉलिक थॉट, सिंबॉलिक थॉट। ये क्या कहानी है भाई, सिंबल्स को देख के, जैसे भाई आपको पता है, ये किसी को पता है राइट जाना है, ये है ना, रेड लाइट है, तो आपको पता है कि रेड लाइट है तो रुकना है, सिंबल है एक तरह का, ठीक। तो सिंबॉलिक थॉट आ जाएगा। सिंबॉलिक थॉट कहां आता है ये हमें पता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में। देख पा रहे हैं यहां तक, हाँ देखिएगा, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष का समय है, प्याजे के अनुसार सेकेंड स्टेज होती है। लॉजिकल रीजनिंग की जब हम बात करते हैं, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आता है, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, जो कि 7 से 11 वर्ष का समय है, ठीक है, 7 से 11 वर्ष का समय है। 2 अलग अलग स्टेज हो गई, लेकिन उन्होंने क्या कहा, सिंबॉलिक थॉट कब आता है, तो आंसर तो क्लियर था। आंसर क्या था भाई, सिंबॉलिक थॉट आएगा सिंपली प्री ऑपरेशनल पूर्व संक्रियात्मक में, लेकिन उन्होंने कहा लॉजिकल रीजनिंग एमर्ज होना कब शुरू हो जाती है। एमर्ज का मतलब उभरना, बनना शुरू हो जाती है, तो फिर एमर्ज तो
उधर ही हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों चीजें साथ में जोड़ करके पूछी हैं। हल्का सा लैंग्वेज को ट्वीक किया है। अगर ट्वीक नहीं किया होता, जनरली नॉर्मल भाषा में 99.9% केसेस में जब भी ये पूछेगा कि लॉजिकल रीजनिंग कब आती है, आंसर होगा लॉजिकल, ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष की अवस्था। लेकिन अगर इस तरह से पूछेगा सिंबॉलिक थॉट को और लॉजिकल रीजनिंग को एमर्ज करके, यानी कि उभरना कब शुरू होती है, तब आप प्री ऑपरेशनल लगाएंगे। तो जो खेल है वो किस चीज का है, भाषा का है, पूरी पेडागोजी में या चाइल्ड डेवलपमेंट में लैंग्वेज का है, किस तरह से घुमा के बात पूछी है। तो आंसर है ए ऑप्शन, प्री ऑपरेशनल। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। पोस्ट ऑपरेशनल जैसी कोई स्टेज पियाजे ने दी नहीं है। 4 स्टेजेस हैं, SPCF, यानी सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। ये निमोनिक है, याद रखने के लिए, SPCF। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। देखिएगा, क्योंकि आज हम थोड़ा सा लेट शुरू किया है तो क्वेश्चन हम जस्ट 11 करेंगे। कल से वही अपना 15 क्वेश्चंस एटलीस्ट करना शुरू कर देंगे। देखिएगा एक बार, अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट चिल्ड्रन आर करेक्ट, यानी बच्चों के विषय में कौन सी बात ठीक है। अगर बच्चों के विषय में कौन सी बात ठीक है ये पूछा है, पहला ऑप्शन है चिल्ड्रन आर बॉर्न टू बी लाइक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर्स, यानी बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता बनने के लिए पैदा होते हैं, यानी वो उनमें जो क्षमता है किसकी, वैज्ञानिक तर्क करने की, वो इनबिल्ट है, वो लिटिल साइंटिस्ट हैं। ऐसी बात पियाजे ने भी कही है। ठीक है, 31 जुलाई के बाद क्या होगी फीस, अंकिता उसमें मेंशन्ड है, आपको ये PDF मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, तो वो आप सारा कुछ डिटेल में बैठ करके देख लीजिएगा, है ना, कि वो आई थिंक 2500 समथिंग है, इस तरह की फी है। अगर हम बात करते हैं सेकंड के बाद, तो सेकंड ऑप्शन है आपका चिल्ड्रन आर एक्टिव एक्सप्लोरर्स ऑफ द एनवायरमेंट, यानी बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं, यानी एक्टिव एक्सप्लोरर्स हैं किसके, एनवायरमेंट के। बिल्कुल सही बात है, पियाजे भी यही कहते हैं कि बच्चा क्या है, आप उसको पेन दे दीजिए, वो उसमें एक्टिव रहेगा, कुछ ना कुछ करता रहेगा, जो भी उसके आसपास है वो एक्टिविटी करता रहेगा, आराम से चैन से बैठेगा नहीं। ठीक बात है, क्लियर, थैंक यू रिया। नेक्स्ट है चिल्ड्रन थिंक लाइक अडल्ट्स ओनली लेसर देन देम, यानी बच्चे वयस्कों की तरह सोचते हैं, बड़ों की तरह सोचते हैं, सिर्फ उनसे थोड़ा कम सोचते हैं। यहां ये फंस गए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बच्चे वयस्कों से, अडल्ट से कम सोचते हैं, लेसर नहीं है, है ना, बराबर सोचते हैं, बस प्रकार अलग है ना, अमाउंट सेम है, काइंड अलग है, क्वांटिटी सेम है, क्वालिटी अलग है। इस पे भी आएंगे, ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है सीटेट में। चिल्ड्रन आर बॉर्न टू कंस्ट्रक्ट मीनिंग ऑफ देयर एनवायरमेंट थ्रू सोशल इंटरेक्शन, बिल्कुल सही बात है कि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया करके, यानी इससे बात करेंगे, उससे बात करेंगे, आपस में एनवायरमेंट में इंटरेक्ट करेंगे और अपनी समझ बनाएंगे, जो कि सही बात है। हम भी ऐसे सीखते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं, बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, सोशल इंटरेक्शन हो गया, पीयर ग्रुप में सीखते हैं। क्लियर बात है, कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या अगर है तो बता दीजिए। आज छुट्टी थी, ऐप पे कोई भी क्लास निभा हुई नहीं है किसी भी एग्जाम की, करियर विल पे आज छुट्टी थी। फर्स्ट सेकंड और फोर्थ बात तो सही लग रही है, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, थर्ड ऑप्शन सही हो गया। कितने लोगों ने, 65% लोगों ने सही दिया है, बिल्कुल सही बात है। अब ये जो सी ऑप्शन था ये गलत क्यों था, इसको समझते हैं। चिल्ड्रन थिंक लाइक अडल्ट्स, यानी बच्चे बड़ों की तरह सोचते हैं, बिल्कुल सही बात है। थिंक लाइक अडल्ट्स, बच्चों की बड़ों की तरह सोचते हैं, बड़ों की तरह सोचने में भी प्रॉब्लम है, ये भी सही नहीं है ना, क्योंकि तरह नहीं सोचते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट सोचते हैं। ओनली लेसर देन देम, ये इन्होंने उल्टा कह दिया। अगर लिखा होता कि चिल्ड्रन थिंक डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट्स बट इन द सेम क्वांटिटी, यानी अमाउंट सेम रहता है, बराबर सोचते हैं, इसको ऐसे समझेंगे, इसको ध्यान से समझिएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन रखा है पेपर में कि जो अमाउंट है बच्चों के सोचने की, उनकी चिंतन की, उनके थॉट्स मान लीजिए बराबर आते हैं उनको भी, यानी अमाउंट क्या है, अमाउंट इक्वल है बच्चों के सोचने की भी, जितना बड़े सोचते हैं उतने ही बच्चे सोचते हैं। लेकिन जो काइंड है, जो प्रकार है, जो काइंड है वो बराबर नहीं होता। बच्चे डिफरेंट काइंड में सोचते हैं, बच्चे अलग प्रकार से सोचते हैं, यानी बच्चों की सोच की जो क्वालिटी है वो डिफरेंट है। उनकी खिलौनों पे वो दुखी हो सकते हैं, आप ब्रेकअप पे दुखी हो सकते हैं, क्या हुआ, प्रकार अलग हो गया। सोच वो भी रहे, सोच आप भी रहे, यानी अमाउंट सेम है, नंबर ऑफ थॉट्स उनके दिमाग में भी आ रहे हैं, आपके दिमाग में भी आ रहे हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं क्वांटिटी इक्वल है, क्वांटिटी इक्वल है बट प्रकार इक्वल नहीं है, है ना, प्रकार अलग है। जबकि जो अमाउंट है, मात्रा है, वो सेम है, यानी बच्चा भी सोचता है, आप भी सोचते हैं, बस उसकी सोचने की उसकी जो समस्याएं हैं वो डिफरेंट है कि आपने उसको चॉकलेट नहीं दिलाई, वो इस बात पे दुखी है, और आप इस बात पे दुखी हैं कि आपकी सैलरी टाइम पे नहीं आई, तो घर कैसे चलेगा, बच्चों की फीस कैसे जाएगी। तो ये अमाउंट सेम है, सोच आप भी रहे, सोच बच्चे भी रहे, काइंड डिफरेंट है, टाइप डिफरेंट है, क्वालिटी डिफरेंट है। तो टाइप में अलग है, अमाउंट में डिफरेंट नहीं है ना, क्वांटिटी में डिफरेंस नहीं है। ध्यान रखेंगे ये बात हम। और कौन कह रहे हैं ये बात, ये पियाजे ने कही ये बात, है ना, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे।
ठीक है जी, क्या है, जीन पियाजे के अनुसार। आगे बढ़ते हैं, समझ लेते हैं कुछ चीजों को। देखिएगा सी ऑप्शन, थर्ड क्वेश्चन है आपका, देखिएगा पोल में जवाब दीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 सेज, हल्का सा जूम करेंगे, देखिएगा अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं तो ये कहता है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एनालाइजिंग एरर्स इन स्टूडेंट्स वर्क इज, यानी मुख्य उद्देश्य क्या है बच्चों की गलतियों को एनालाइज करने के पीछे, यानी विद्यार्थियों के काम में त्रुटियों की विश्लेषण, कि बच्चे ने गलती की है तो क्यों की है, कहां सही हो सकती थी या क्या चेंज किया जा सकता था, इसके पीछे का कारण क्यों है, मतलब हम बच्चे की गलतियां एनालाइज क्यों करते हैं, उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल क्या है। पहला ऑप्शन है टू रैंक स्टूडेंट्स एंड सेग्रीगेट देम इन एबिलिटी बेस्ड ग्रुप्स। ये कभी भी उद्देश्य नहीं होता आपकी टीचिंग का, आपकी लर्निंग का, कि बच्चे को रैंक करना, उसको लेबल करना, उसको सेग्रीगेट करना, है ना। एबिलिटी ग्रुप्स में बहुत जरूरत पड़ने पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आधार पे आप बांटते हैं, अदरवाइज अवॉइड करते हैं एबिलिटी ग्रुपिंग करना, यानी क्षमता के आधार पे अलग अलग ग्रुप्स में बांटना, कि फर्स्ट वाले बच्चे इसमें, है ना। तो हम कहेंगे ना तो आप बच्चे को लेबल करते हैं, लेबल करना क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है, लेबल करना एक नेगेटिव वर्ड है, लेबल करने से हम बचेंगे, ठीक है। और क्या है, सेग्रीगेट, यानी अलग थलग, भाई कुछ बच्चों को अलग बिठा दिया, कुछ को अलग बिठा दिया, कुछ को अलग तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, कुछ को हम स्पेशल ट्रीट कर रहे हैं, कुछ को हम बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, तो सेग्रीगेट भी नहीं करते, है ना। रैंक करना, ये सब क्या है, नेगेटिव चीजें हैं, ये सब आपको, ये चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच नहीं है, ये बच्चे के पक्ष में नहीं है, तो बच्चे के पक्ष में नहीं है तो हमें करना नहीं है, सिंपल बात है, ठीक है। तो रैंक नहीं करना, सेग्रीगेट नहीं करना, लेबल नहीं करना, इंक्लूड करना है, या बच्चे की नीड को समझते हुए मेथड को अपनाना है, ठीक। इन तीनों चीजों को अवॉइड करेंगे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड की रैंकिंग दे दी, सेग्रीगेट कर दिया एबिलिटी बेस्ड ग्रुप्स में, नहीं। फिर आता है टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रंस थिंकिंग। बिल्कुल सही बात यह है कि जब बच्चे ने गलती की है तो हम उसको एनालाइज कर रहे हैं, हम उसको टुकड़ों में तोड़ के देख रहे हैं। एनालिसिस का मतलब क्या है, विश्लेषण करना, यानी वो न्यूज एनालिसिस आता था ना टीवी पे, तो मतलब आप तोड़ के देख रहे हैं, एक कोई न्यूज है मान लीजिए तो उसको और डिटेल में जाके देख रहे हैं। तो एनालिसिस में क्या है, आपके सामने एक गलती है, आप फेल हुए हैं, अब आप एनालाइज कर रहे हैं क्या क्या गलतियां आपने की, क्या छोटी छोटी मिस्टेक्स हुई, किस चीज में आपने गलत तरीके से सोचा। तो एनालाइज करने से क्या होगा, बच्चा सोचता कैसे है ये आपको पता लगेगा, है ना। आपने कोई चीज अपने तरीके से समझाई, लेकिन उसको कैसे समझ में आई, वो कैसे सोचता है, ये कैसे पता लगेगा, जब आप उसकी गलतियों को एनालाइज करेंगे। तो बच्चों की जो गलतियां हैं वो क्या है, विंडो है एक तरह से, है ना, खिड़की है बच्चे की थिंकिंग में झांकने के लिए, विंडो है जो बच्चे के एरर्स हैं, उसकी जो गलतियां हैं वो विंडो का काम करेंगी उसकी थिंकिंग को समझने के लिए। तो हम गलतियों को इसलिए स्टडी करते हैं ताकि हम बच्चे की थिंकिंग को समझ पाए, उस विंडो से झांक पाए बच्चे की थिंकिंग में, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, कोई भी दिक्कत नहीं है इस बात को समझने में। सी ऑप्शन है टू रेप्रीमेंड स्टूडेंट्स फॉर, देखो आरटीई साफ साफ मना करता है, आप किसी को डरा धमका नहीं सकते, बच्चों को फटकार नहीं लगा सकते, तो रेप्रीमेंड करना उद्देश्य नहीं हुआ। फिर आता है डी ऑप्शन, टू कंपेयर द एफिशिएंसी ऑफ टीचर्स एट द स्कूल, यानी विद्यालय में अध्यापकों की क्षमता की तुलना करना, यानी कंपेयर करना एफिशिएंसी। ये भी कोई उद्देश्य नहीं होता गलती का, कि मान लीजिए किसी ने, बच्चे ने गलती की है तो आप टीचर्स को आपस में कंपेयर करने लग गए। मुख्य उद्देश्य क्या है, क्योंकि हम बच्चे के बारे में सोच रहे हैं, सबसे ज्यादा जरूरी बच्चे की सोच को हम एनालाइज कर पाए, तो बी ऑप्शन ही एकमात्र सही उत्तर है यहाँ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा एक बार, पोल में आंसर कीजिएगा। लर्निंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, यानी अधिगम जो है, सीखना जो है, वो किससे इन्फ्लुएंस होता है, किससे प्रभावित होता है, बताइए। भाई कोई मूवी आती है तो लोग क्या करते हैं, वैसे हेयर कट रखना शुरू कर देते हैं, कोई किसी का फेवरेट एक्टर है, फेवरेट व्यक्ति है, वो उसके जैसे कपड़े पहनना शुरू कर देता है ना, हेयर स्टाइल से लेकर के और बात करने के तरीके तक वो कॉपी करना शुरू करते हैं, या इन्फ्लुएंस्ड हैं तो उस तरह से इंस्पायर्ड होकर वो चीज करना शुरू कर देते हैं। तो इन्फ्लुएंस का मतलब यानी प्रभाव किसी चीज का पड़ना। तो लर्निंग पे किस चीज का प्रभाव पड़ता है, यानी सीखने पे किस चीज का प्रभाव पड़ता है, ये पूछा है, बताइएगा। डी ऑप्शन कह रहे हैं 76% लोग। इंग्लिश पेडागोजी का भी क्वेश्चन करवाइए प्लीज। अंकिता टेंशन मत लो, सीटेट का एक बार डिटेल्ड जो नोटिफिकेशन है वो आने दो, इंग्लिश हिंदी और प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक बार उतने उन्हें देखना शुरू करो। इंग्लिश हुई, इंग्लिश पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, पूरे चैप्टर्स कराए हुए हैं आपको, सीडीपी हुई कई बार कराई हुई है। इसके अलावा मैथ्स पेडागोजी की आपको मास्टर क्लास मिल जाएगी, क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, ईवीएस के पूरे एनसीईआरटी की समरी कराई हुई है। तो एक बार चैनल पे देखिए इतने उसको, फिर पेपर आएगा तो उस तरह से कराएंगे, डोंट वरी। तो लर्निंग इज इन्फ्लुएंस्ड यानी अधिगम किसके द्वारा प्रभावित होता है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स यानी मनोवैज्ञानिक कारकों से। 77% लोग कह रहे हैं डी ऑप्शन, जो कि बिल्कुल सही है, इसको हम
राइट मार्क कर लेते हैं। ठीक, क्यों सही है ये समझेंगे। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स यानी मनोवैज्ञानिक कारक, बच्चे के इमोशंस है ना, बच्चे की मन स्थिति, जो उसका अभी स्टेट है, मेंटल स्टेट है ना, उसका और भी उसके मन से संबंधित कारक हो सकते हैं। वो अच्छा फील कर रहा है, खराब फील कर रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, जिस समाज और संस्कृति में वो रहता है उससे उसकी लर्निंग प्रभावित होती है ना। जो भी हम कल्चरल चीजें देख रहे हैं आसपास, उससे हमारी अधिगम की जो क्षमता है वो प्रभावित होगी, हमारी लर्निंग जो है वो प्रभावित होगी। इतनी बात ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी इस बात पे? वीडियो नहीं डाली आपने ब्लूम टैक्सोनॉमी की, यार मेरे दिमाग से निकल गया, मैं बिजी भी चल रही थी थोड़ा, है ना। मैराथन आपको करा दी थी रीड की, ऐसे शिकायतें आपकी कभी खत्म नहीं होंगी, बट मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इनको पूरा किया जाए। स्कूल रिलेटेड फैक्टर्स, पुरानी वीडियो देख सकते हो, कभी ना कभी कराया होगा ब्लूम टैक्सोनॉमी को, जरूर एक एस्पेक्ट तो कराया ही हुआ है। स्कूल रिलेटेड फैक्टर्स यानी विद्यालय से संबंधित कारक, भाई विद्यालय में ठीक से पढ़ाया जा रहा है उनको कि नहीं, व्यवस्था ठीक है कि नहीं, बैठ पा रहे हैं चैन से कि नहीं, ऐसा तो नहीं है शोर वाले एनवायरमेंट में है स्कूल, तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। टीचर रिलेटेड फैक्टर्स, मेथड्स सही है कि नहीं है टीचर के, ऐसा तो नहीं है कि बच्चे को पूरा परेशान करके एक्सप्लॉइट करके पढ़ाया जा रहा है, हर बात पे डरा धमका करके हम उन पे झड़प रहे हैं या फिर उनको रेप्रीमेंट कर रहे हैं, फटकार लगा रहे हैं। ठीक है, चारों ही बातें सही हैं। इससे क्या होगा, लर्निंग प्रभावित होगी। अब प्रभावित या इन्फ्लुएंस का मतलब है चाहे वो नेगेटिवली, अगर ये चारों चीजें पॉजिटिव हैं तो लर्निंग जो है वो पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस होगी, अगर ये चारों चीजें नेगेटिव हैं या दो भी नेगेटिव हैं तो वो नेगेटिवली इन्फ्लुएंस होगी। तो ये फैक्टर्स किस स्टेट में है इससे डिसाइड होगा कि पॉजिटिव होगा इन्फ्लुएंस के नेगेटिव होगा। दोनों हो सकता है इन्फ्लुएंस, भाई किसी भी व्यक्ति का इन्फ्लुएंस दोनों हो सकता है, किसी भी व्यक्ति पे दोनों तरह के इन्फ्लुएंस आ सकते हैं किसी एक चीज के, एक चीज को हम देख कैसे रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा एक बार, पोल में आंसर कीजिएगा। गिविंग स्टूडेंट्स द अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस देयर एक्सपीरियंसेस ऑफ celebration of festivals in the classroom and building upon that information is an example of using, यानी कक्षा में विद्यार्थियों को त्योहारों को मनाने के अपने अनुभवों को साझा करने के अवसर देना। यानी बच्चे ने, मान लीजिए एक बच्चा है जिसने छठ पूजा में वो गया है, तो उससे आप अनुभव साझा करने को कह रहे हैं। एक बच्चा है जो महाशिवरात्रि में इन्वॉल्व होकर आया है या सेलिब्रेट किया है, तो आपने उससे अपने अनुभव शेयर करने को कहा। कभी दिवाली आई तो आपने उसके अनुभव शेयर करने को कहा, कभी ईद आई तो आपने उस अनुभव को शेयर करने को कहा, कभी क्रिसमस है तो आपने, एक और बच्चा है जिसके घर में क्रिसमस सेलिब्रेट होता है तो उसको कहा कि अपने अनुभव शेयर करो। तो कुल मिला के बात क्या हुई कि कक्षा में विद्यार्थियों को त्योहारों को मनाने के अपने अनुभवों को, कि उनके क्या एक्सपीरियंस रहे वो एक्सप्रेस करें, साझा करने के अवसर देना और उसके आधार पर सूचना निर्मित को बढ़ावा देना, कि उसके बेसिस पे आप क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन पे डिस्कशन करेंगे कि ये ऐसे ये सेलिब्रेट होता है और ये डाइवर्सिटी होती है, सब जगह में अंतर पाए जाते हैं और इस तरह से हम इसको यूनिटी में एक साथ रह सकते हैं हमारे अंदर अंतर होने के बावजूद। एक क्लास में हर तरह का बच्चा होगा। अब ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल किस चीज का है, ये जो पूरी कहानी अब तक हमने गाई ये है किस चीज का, बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद को कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपके घर में कौन से त्योहार मनाए जा रहे हैं, उनको स्टिमुलस रिस्पॉन्स पे काम करना है। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन होना है, बच्चे के दिमाग में डेफिनेशन से भर दो कुछ भी, और यहाँ पे तो अपने अनुभव शेयर करने की बात कर रहे हैं, तो ये डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं है और ये चाइल्ड सेंटर्ड मेथड नहीं है। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन एक तरह से लेक्चर मेथड जैसा हो गया। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म यानी बच्चे आपस में बात कर रहे हैं या अपनी बात को शेयर कर रहे हैं, यानी सोसाइटी में डिस्कशन हो रहा है, ग्रुप में डिस्कशन हो रहा है। जब भी ग्रुप में या लोगों के बीच डिस्कशन होगा तो सोशल इंटरेक्शन या सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म यानी समाज में ज्ञान का सृजन हो रहा है। ठीक है, तो सी ऑप्शन। टेक्स्ट बुक की तो यहाँ दूर दूर तक भी बात नहीं हुई, पढ़ने को नहीं कहा गया कि किताब में पढ़ लो जाकर के अपने त्योहारों के बारे में, बच्चों को अपने अनुभव शेयर करने देने कहा गया है। समझ पा रहे हैं ना बात को, दोनों चीजों में डिफरेंस है। और ये सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म कौन फॉलो करता है, याद आ रहा है कोई व्यक्ति, वाइगॉस्की, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं वाइगॉस्की। ठीक है जी, आगे बढ़े। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना अगर आप ना भूले हो तो अपने पड़ोसी को याद दिला दीजिए कि वो भी कर दे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा फटाफट से। इंस्टेड ऑफ लिमिटिंग क्लासरूम लर्निंग टू टेक्स्ट बुक्स, यानी कक्षा में जो सीखा है उसको सिर्फ टेक्स्ट बुक से ना बांध करके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 सजेस्ट करती है दैट लर्निंग एंड एजुकेशन शुड बी, यानी सीखना और शिक्षा जो है वो कैसे होने चाहिए, हैंड इन हैंड चलने चाहिए, क्या होना चाहिए। यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि कक्षा अधिगम को पाठ्य पुस्तकों तक सीमित करने के बजाय अधिगम और शिक्षा में क्या होना चाहिए, यानी सिर्फ हम टेक्स्ट बुक तक ना सीमित कर दें कि पढ़ाई अगर करा रहे हैं अच्छा बस किताब में जितना लिखा है उतना ही बात करेंगे, इसके बियॉन्ड जाएं। तो बियॉन्ड जाने में क्या हो सकता है, फटाफट से बताइए। 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से बताएंगे फिर हम आगे की बातें करेंगे। सजेस्ट समथिंग फॉर यूटेट इफ पॉसिबल, मेक अ सेपरेट वीडियो। देखो सीडीपी के लिए मैं आपको बता सकती हूँ एंथुसियास्टिक कि आप सिर्फ मैराथन देख लीजिए और प्रीवियस ईयर अपने पेपर देख लीजिए, है ना, और कुछ चैप्टर्स भी कराए हुए हैं जिनमें दिक्कत आए वो देख लीजिए, लेट्स लर्न पे इनफ हो जाएगा इतना आपके लिए। ठीक है ना, आते हैं
अगर हम बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन की, तो लिखा है बेस्ड ऑन रोट मेमोराइजेशन, यानी कि रटने पे, यार रटने पे तो कोई भी जोर नहीं देना चाहता, आजकल की पॉलिसी वो भी कभी नहीं होगा ऐसा। फिर आता है बी ऑप्शन, बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग स्टूडेंट्स कंटेंट एवरी 3 मंथ्स। ऐसा नहीं है कि उनके बस्ता भारी करते जाओ किताबों में और सिलेबस ऐड करते जाओ 3 महीने बाद। फोकस्ड टुवर्ड्स इंक्वायरी एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, यानी खोजबीन, इंक्वायरी का, अन्वेषण का मौका दें आप, और समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होना। ये समालोचनात्मक चिंतन बहुत ही भले की बात है बच्चे की, इसको बिल्कुल गांठ बांध लीजिए आप एज टीचर्स कि जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो बहुत जरूरी है। यानी बच्चा, अगर किसी ने कहा कि ऐसा होता है तो ऐसा हो जाता है, या इस दिन अगर ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, बिल्ली रास्ता काट जाए तो कुछ गड़बड़ होगी, तो वो जस्ट मान नहीं लेगा। अगर कोई बात है तो वो पहले अपने ये देखेगा कि ये किसी की ओपिनियन है कि फैक्ट है, वो एनालाइज करेगा, चारों तरफ से उसको समझने की कोशिश करेगा, उसके पीछे का रीजन जानने की कोशिश करेगा। यानी क्रिटिकल थिंकिंग, यानी वो अपना दिमाग लगाएगा, ठीक है, क्वेश्चन करेगा चीजों को। तो ये बात तो सही है, और इंक्वायरी करने का बच्चे को पूरा अधिकार है, यानी वो एक्सप्लोर करे अपने एनवायरमेंट को, डिस्कवर करे चीजें, बिल्कुल सही बात है। फोकस्ड टुवर्ड्स लर्निंग फॉर एग्जाम्स, सिर्फ एग्जाम सेंट्रिक लर्निंग नहीं करनी, जिंदगी के लिए सीखे ऐसी लर्निंग करनी है, यानी सीखना ऐसे है कि लाइफ लॉन्ग हेल्प करे। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। निमोनिक डिवाइस इज, निमोनिक खूब पूछा गया है इस बार भाई। निमोनिक डिवाइस क्या है? स्मृति विषयक युक्ति कौन सी है? निमोनिक डिवाइस इज, क्या है निमोनिक डिवाइस? फटाफट से बताएंगे। अ टेक्निक दैट हेल्प्स इन रिमेंबरिंग, यानी वो तकनीक है जो याद रखने में मदद करती है चीजों को। ये आपका निमोनिक डिवाइस है, SPCF, है ना? आपको याद होगा ठीक, है ना? कुछ कुछ याद आ रहा है? ये सब क्या निमोनिक डिवाइसेस हैं। या अगर हम बात करें विबग्योर, तो हम सब नहीं पढ़ा है कभी ना कभी, है ना? वो रेनबो के कलर के लिए आई थिंक याद रखते थे। क्या है ये सब? निमोनिक डिवाइसेस हैं, यानी याद रखने की टेक्निक्स हैं कि हम शॉर्ट में निमोनिक हमने क्रिएट किया पियाजे की थ्योरी के लिए SPCF, यानी पहली स्टेज पियाजे की सेंसरी मोटर है, फिर P फॉर प्री ऑपरेशनल है, C फॉर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है, F फॉर फॉर्मल ऑपरेशनल है। अब इसके अराउंड कई लोग स्टोरी भी बना लेते हैं, जैसे सम पीपल कांट फोकस, यानी कुछ लोग ध्यान नहीं लगा पाते। ये पियाजे का क्या बन गया? निमोनिक बन गया, SPCF। ठीक, विबग्योर में अलग अलग कलर हैं, वॉयलेट और ये सब। अगर हम बात करें, ये आपने 10वीं 12वीं में जरूर पढ़ा होगा, और उससे भी पहले लाल बटे कक्का हिंदी मीडियम में होता था कि भाई लम बटे कर्ण और इस तरह की चीजें। ये पंडित हरिहर प्रसाद बद्रीनाथ जो भी था, ये होता था आपका परपेंडिकुलर और बेस और हाइट के लिए, इंग्लिश मीडियम वाले या CBSE वाले। तो ये क्या हुआ? ये सब निमोनिक थे, याद रखने के फंडे थे। ठीक है बात, इन फंडों को हम निमोनिक कहते हैं। क्लियर है? ये रेगुलेशन ऑफ इमोशंस के लिए नहीं है, ये इफेक्टिव बिहेवियरिस्टिक टेक्निक भी नहीं है, ये प्रोसीजरल नॉलेज की बात नहीं हो रही। यहाँ कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं करना है ना, कोई प्रोसीजर नहीं है। जैसे मैं जब स्टूडियो में अंदर आऊंगी तो मुझे पता है एक प्रोसीजर है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है कि पहले मुझे अपना PC ऑन करना है, कैमरा ऑन करना है, जो एक स्क्रीन लगी हुई है उसको ऑन करना है, फिर स्मार्ट बोर्ड ऑन होगा, फिर वो PDF डाउनलोड होगी, फिर आपसे डिस्कशन शुरू होगा, लाइव ऑन करना पड़ेगा। ये क्या हुआ? पूरा प्रोसीजर हुआ, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हुई। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जैसा कुछ नहीं होता कि कोई प्रोसेस आपको फॉलो करनी है, जस्ट आपकी टेक्निक है। आपने कुछ भी कहानी बना ली SPCF के अराउंड कि सम पीपल कांट फोकस, या वो जो आप प्लैनेट से याद रखने के लिए कई बार बनाते हैं अलग अलग तरह की कहानी, माय मदर सर्व नट्स और समथिंग। तो ये सब क्या है? निमोनिक्स हैं, स्टोरीज हैं जो आपने अपने मेमोरी में याद रखने के लिए छोटे छोटे तरीके बनाए हुए हैं, तकनीक है। तो ये मेमोरी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? अनुज टीचेस EVS। अनुज एक टीचर हैं और EVS पढ़ाते हैं, यानी एनवायरमेंटल स्टडीज, यानी पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाते हैं। कक्षा 3 के शिक्षक हैं, यानी क्लास 3 में। ठीक है, 3rd to 5th में ही होता है EVS, 1st 2nd में होता नहीं है। ठीक, एंड ऑलवेज डज ब्रेनस्टॉर्मिंग, यानी उद्वेलनशीलता का वो प्रयोग करते हैं। इसको मानस मंथन लिखा हुआ है इन्होंने, यानी बुद्धि का प्रयोग करके ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब दिमाग में आइडियाज को स्टॉर्म करना। ठीक, बारिश हो रही है आइडियाज की, तो ये क्या करते हैं कि बच्चों से अलग अलग चीज पे सोचने के लिए कहेंगे कि भाई अच्छा पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, बताओ क्या करना चाहिए। तो बच्चे अब सोचने पे लगे हुए हैं, किसी को कोई आइडिया आ रहा है, किसी को कोई आइडिया, किसी को कोई आइडिया। ठीक, यानी ग्रुप में बिठा करके बच्चों को जब आप आइडियाज पे सोचने को कहते हो, इसी को हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कह रहे हैं। इमीडिएटली आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग एनी टॉपिक टू हिज स्टूडेंट्स, कोई टॉपिक इंट्रोड्यूस किया और कहा कि इस पे आइडियाज सोचो। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड दिस स्ट्रेटजी प्रमोट? रोट लर्निंग प्रमोट होगी इस स्ट्रेटजी से, यानी इस युक्ति का प्रयोग करने से कौन सी एक बात प्रमोट होगी, प्रोत्साहित करेंगे ये जो अनुज हैं टीचर,
रोट लर्निंग को, रटने की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही, यहाँ तो बच्चों को स्वतंत्र रूप से सोचने दिया जा रहा है। फिर है पर्सपेक्टिव टेकिंग, यानी दृष्टिकोण, अलग अलग पर्सपेक्टिव से बच्चा अलग अलग सोचेगा, सही बात। क्रिटिकल थिंकिंग, हाँ, जब वो कुछ सी बात पे सोचेगा तो वो सोचेगा अच्छा ये इसका सॉल्यूशन है तो ये क्यों नहीं हो सकता, तो वो चारों तरफ से सोचने की कोशिश करेगा। इंक्वायरी बिल्कुल इसमें लगेगी ही लगेगी। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ कहां दिख रहे हैं हमें, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ सेकंड थर्ड है। डी ऑप्शन इज दी ओनली राइट और करेक्ट आंसर, जो कि 70% लोग दे पा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया उत्तर आजकल आप देने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, ये आजकल सीटेट में इस बार से इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है कि असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछते हैं। इसका मतलब रीजनिंग नहीं है वो वाला तर्क, मतलब एक स्टेटमेंट देंगे और उसका रीजन देंगे। अब आपको पहचानना है कौन सा रीजन सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, और किसको, इनका कंक्लूजन क्या होगा, किसको सही माना जाना चाहिए। फटाफट से पढ़िए क्योंकि बड़ा क्वेश्चन होता है इस तरह का, अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको टाइम ज्यादा नहीं लगेगा समझने में। आंसर कीजिएगा फटाफट से। बारिश हो रही है यूपी में, हाँ सैफ यहाँ भी बहुत बारिश है, कभी कभार इंटरनेट भी दिक्कत दे देता है इस वजह से। सीटेट का बैच आ चुका है, मैंने आज शुरुआत में आपको डिटेल्स शेयर किया आपके साथ, आप करियर लैब पे जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, बताइए आपके निमोनिक्स इस यूनिवर्स में अमेजिंग है, थैंक यू सो मच स्मृति, बट निमोनिक्स में हम पी का प्रयोग नहीं करते हैं, एम साइलेंट होता है, एम से शुरुआत होती है निमोनिक्स की। चलिए आ जाइए, अगर हम बात करें, ये कह रहे हैं 65% लोग, चलिए देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। फियर ऑफ फेलियर एंड प्रेशर टू अचीव शुड नॉट बी इंड्यूस्ड इन चिल्ड्रन टू एंश्योर दैट एवरी चाइल्ड गेट्स गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशंस, यानी सभी बच्चों में परीक्षाओं में अच्छे अंक लाने के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि बच्चों में असफलता का भय और उपलब्धि का दबाव पैदा नहीं करना है। यानी हम बच्चों में ये चीज ना भरें, ये प्रेशर ना भरें कि फर्स्ट आना है, नंबर अच्छे लाना है, इसलिए पढ़ना है। बिल्कुल सही बात है, हमें ये डर नहीं भरना चाहिए, ट्रू है ये बात बिल्कुल। रीजन क्या है इसका, फॉर मीनिंगफुल लर्निंग, यानी मीनिंगफुल मतलब जो बच्चे की लाइफ से कनेक्ट हो। टू मेक प्लेस इट इज इंपॉर्टेंट दैट चिल्ड्रन फील अ सेंस ऑफ फिजिकल एंड इमोशनल सिक्योरिटी, यानी मीनिंगफुल लर्निंग यानी जो चीज आपके लिए महत्वपूर्ण हो, जो अर्थपूर्ण हो, जिससे आपको कोई मतलब समझ में आए, जिससे आपकी कोई क्यूरियोसिटी शांत हो, इस तरह की लर्निंग के लिए जरूरी है कि आप फिजिकली और इमोशनली सिक्योर फील करें, कि आप खुल के सीख रहे हैं, आपको डर नहीं है फेल और पास होने का, आप सीखने के लिए सीख रहे हैं। सही बात है बिल्कुल, रीजन भी सही है और इसका असर्शन भी सही है, दोनों ही बातें सही है। अगर दोनों में से कोई भी गलत होता तो हम बाकी के ऑप्शन की तरफ जाते, बट यहां बोथ आर करेक्ट, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी जो रीजनिंग दी है ए की वो सही है। तो इस केस में हमें 2-3 चीजें करनी होती है कि एक तो स्टेटमेंट पढ़ना होता है, अगर स्टेटमेंट सही है तो फिर रीजन पढ़ेंगे, और हो सकता है कि स्टेटमेंट सही हो रीजन सही ना हो, या रीजन सही है यानी अपने आप में एक स्टेटमेंट के तौर पे, बट असर्शन सही नहीं है, तो इनमें 4 पॉसिबिलिटी बन जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है अलाइजा या अलीजा, जो भी आप इसको कहना चाहें, ये वो वाली नहीं है, एदिल है मुश्किल वाली, ये नॉर्मल है, ठीक है। हुज लोकस ऑफ कंट्रोल, ठीक है, वो तो अलीजे थी ना। अलाइजा हुज लोकस ऑफ कंट्रोल इज इंटरनल वुड एट्रीब्यूट हर फेलियर इन एग्जामिनेशन टू, यानी एक बच्ची है अलीजा जिसका जो लोकस ऑफ कंट्रोल है, लोकस ऑफ कंट्रोल बोलते हैं सेंटर ऑफ कंट्रोल, यानी केंद्र किसी काम को करने की जो मोटिवेशन है उसका सेंटर क्या है, इंटरनल है। लोकस ऑफ कंट्रोल क्या है, इंटरनल है, आंतरिक है ना। वुड एट्रीब्यूट हर फेलियर, अब ऐसा व्यक्ति जो किसी काम को इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको करना है, उसका रीजन उसके अंदर है कि आपको पढ़ना पसंद है, आप इसलिए पढ़ रहे हैं, तो जब आप फेल हो जाएंगे अगर किसी चीज में, तो उसका जो जिम्मेदारी है वो किस चीज के लिए जिम्मेदार ठहराएंगे, किसको जिम्मेदार ठहराएंगे। जब आपका रीजन अंदर था तो परेशानी भी अंदर ही होगी, फेलियर का भी रीजन अंदर होगा। बाहर के लोग थोड़े ना हो जाएंगे कि किसी ने अच्छा नहीं पढ़ाया था, बुक अच्छी नहीं थी, पेपर में ये हो गया था, है ना। देख लेते हैं बाकी। क्वेश्चन पेपर बीइंग डिफिकल्ट, परीक्षा प्रश्न पत्र में कठिनाई। अब आपने अकेले ने तो वो दिया नहीं होगा पेपर, है ना, कुछ लोग होंगे जो उसमें भी पास हुए होंगे, तो ये आउटर रीजन है। लोकस ऑफ कंट्रोल अगर इंटरनल है तो रीजन आउटर नहीं होगा, एक्सटर्नल नहीं हो सकता, तो जो भी रीजन एक्सटर्नल है उसको हटाते चलेंगे। बैड लक, ये भी एक्सटर्नल रीजन है, भाई हमें नहीं पता दुर्भाग्य होता है कि नहीं होता, या लक है कि नहीं, बट ये एक्सटर्नल है, इतना हमें पता है कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। फिर आती है डी ऑप्शन, टीचर बीइंग बायस्ड टुवर्ड्स हर, यानी टीचर ने बायसनेस की होगी, अब की होगी कि नहीं की होगी ये हमें नहीं पता, लेकिन ये रीजन एक्सटर्नल है, बाहर है। लेकिन जो व्यक्ति जिसका किसी काम को करने का रीजन इंटरनल था, वो बाहरी चीजों पे जिम्मेदार नहीं ठहराएगा बाहरी चीजों को अपने फेलियर के लिए।
तो ये इंटरनल है एकमात्र ऑप्शन कि जिसमें आंतरिक बात हो रही है, हर लैक ऑफ एबिलिटी, कि भाई हो सकता है मेरी ही योग्यता में कुछ कमी रह गई हो, मुझे और मेहनत की जरूरत है, जो कि एक उचित बात है यहाँ पे। ठीक है, दो तरह की मोटिवेशन होती है, इसको हल्का सा समझ लेंगे 1 मिनट देकर के, आपको पेपर में काम आएगा, एक क्वेश्चन 100% आता ही है। देखिएगा, दो तरह की मोटिवेशन होती है, एक होती है एक्सटर्नल मोटिवेशन जिसको बाह्य अभिप्रेरणा कहते हैं, बाहरी अभिप्रेरणा, और दूसरी होती है इंटरनल मोटिवेशन जिसको आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। अब इसका दूसरा नाम है क्या है? एक्सट्रिंसिक, और इसका नाम है इंटरनल का इंट्रिंसिक यानी आंतरिक। ठीक है, इसमें जो लोकस ऑफ कंट्रोल है, किसमें? एक्सट्रिंसिक में, बाहरी अभिप्रेरणा में सारे रीजंस बाहर होंगे कि आप तैयारी किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि पैसे चाहिए, नौकरी मिलेगी, आपको इंटरेस्ट नहीं है उस काम में, तो लोकस ऑफ कंट्रोल इस सिचुएशन में बाहर है। लोकस ऑफ कंट्रोल यानी जो आपका केंद्र है, जहां से आप कंट्रोल कर रहे हैं खुद को या एक्शंस को, वो क्या है? एक्सटर्नल है। क्या है? बाहरी है। लोकस ऑफ कंट्रोल बाहरी होगा यहां पे। वहीं अगर हम बात करते हैं सेंटर ऑफ कंट्रोल, जिसको हम लोकस कह रहे हैं, लोकस मतलब सेंटर, ठीक, ये लोकस ऑफ कंट्रोल आपका, लोकस ऑफ कंट्रोल क्या होगा? इंटरनल होगा, आंतरिक होगा, यदि आप अंदर से अभिप्रेरित हैं, है ना। एक मोटिवेशन हुई बाहरी अभिप्रेरणा, एक बच्चा है जिसको मोटिवेट करना पड़ता है सुबह उठने के लिए, एक बच्चा है जो खुद उठ जाता है, तो हम कह सकते हैं कि वो इंटरनली मोटिवेटेड होगा। देखने में तो यही लग रहा है, बाकी तो अंदर से उसी को पता होगा, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि इंटरनल मोटिवेशन में जो कि अच्छी होती है, इसको पॉजिटिव मानते हैं, हम चाहते हैं कि बच्चा जो है अंदर से मोटिवेटेड हो, क्योंकि इंटरनल मोटिवेशन होगी तो आप लंबे चलेंगे, है ना, और सेटिस्फाइड भी ज्यादा रहेंगे। एक्सटर्नल को हल्का सा नेगेटिव कह सकते हैं क्योंकि इसमें रीजंस बाहर है। एक्सटर्नल शुरुआत में हम बच्चे को रिवॉर्ड के लिए, इसके लिए उसके लिए थोड़ा बहुत मोटिवेट कर सकते हैं, बाकी ये बहुत ज्यादा काम का होता नहीं है। हमें फोकस करना है लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल रखने पे, कि बच्चे को सीखने में इंटरेस्ट आए, नंबर अपने आप अच्छे आएंगे। वही जो 3 इडियट्स वाला डायलॉग है कि आप किसके पीछे जाइए, सक्सेस अपने आप झक मार के पीछे आएगी या पैसा अपने आप झक मार के पीछे आएगा, यदि इंटरेस्ट आपका सही है, सही जगह पे फोकस है। तो हम कह सकते हैं कि एलाइजा, जिसका ध्यान जो है इंटरनल है, लोकस ऑफ कंट्रोल, वो रीजन भी अंदर ही ढूंढेगी फेलियर का, यानी हर लैक ऑफ एबिलिटी। लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। आई नो थोड़ा डिस्कशन ज्यादा हो रहा है, बट अब जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम पास आता जाएगा, पेपर में नंबर और अच्छा वही कर पाएंगे, और आगे आने वाले एग्जाम्स में भी, सीटेट के बाद भी, जिनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। और अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी पेडागोजी में डिस्कशन करके। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको कुछ 2 + 2 4 कह दूं और वही फॉर्मूला हर जगह काम आ जाएगा। यहाँ आपको समझनी पड़ेंगी थियरीज को, टॉपिक्स को, कॉन्सेप्ट्स को। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आर टीचर हु वांट्स हर स्टूडेंट्स टू बी इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड। यही कहानी अभी हमने गाई थी कि जो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित करना चाहते हैं, जो अध्यापक या अध्यापिका अपने बच्चों को, उनको क्या करना चाहिए, यानी बच्चे इंटरनली मोटिवेटेड हो, लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल हो। एनकरेज कंपटीशन इन द क्लास, भाई आपको कंपटीशन नहीं, एज अ टीचर कोऑपरेशन को बढ़ावा देना है, कोलैबोरेशन को बढ़ावा देना है, कि बच्चे एक दूसरे का सहयोग करके आगे बढ़ें, जिसमें जो क्षमता होगी वो उस चीज में आगे निकल जाएगा। एक दूसरे से कॉम्पीट नहीं कराना, बच्चे को बच्चे से ही कॉम्पीट कराना है, उसकी कल की परफॉर्मेंस से, आज की परफॉर्मेंस से, ठीक। इंड्यूस फियर एंड एंजाइटी, डर नहीं भर देना है बच्चे में। ऑफर मटेरियलिस्टिक रिवॉर्ड्स, आज आपने एक पुरस्कार दिया, हो सकता है एक टाइम के बाद, आज आप चॉकलेट दे रहे हैं, वो चॉकलेट उसको कल मोटिवेट ही ना करे, क्योंकि आप तो हर बार एक चॉकलेट देते हैं। और ये इसका रीजन एक्सटर्नल है, इससे एक्सटर्नल मोटिवेशन आती है, इंटरनल नहीं आती, ठीक है। जिस दिन वो रिवॉर्ड नहीं मिलेगा वो काम नहीं करेगा। डी ऑप्शन है, ट्राई टू एनकरेज क्यूरियोसिटी इन चिल्ड्रन एंड प्रमोट लर्निंग फॉर इट्स ओन सेक। ये बात बिल्कुल सही है, 89% लोग सही उत्तर दे पा रहे हैं। बच्चों में जिज्ञासा प्रोत्साहित करनी चाहिए और सीखने के आनंद को अभिप्रेरित करना चाहिए। यानी सिंपल याद रखिएगा, अगर इंटरनल मोटिवेशन की बात हो रही है तो ऑप्शन वो सही होगा जिसमें रीजन बाहर ना हो, अंदर हो इंसान के। और अगर एक्सटर्नल मोटिवेशन की बात हो रही है तो रीजन अंदर वाला नहीं चलेगा, बाहर वाला चलेगा, चाहे वो ये पेन का लालच हो, चाहे कुछ और हो। एक्सटर्नल मतलब रीजन बाहर है, समझ पा रहे हो ना। तो ट्राई टू एनकरेज क्यूरियोसिटी, यानी बच्चे में जिज्ञासा प्रोत्साहित कीजिए, कि वो जानने की इच्छा रखे कि ये क्या होता है, क्यों होता है, अच्छा ऐसा क्या होता है, लाइफ क्या होती है, डेथ क्या है, फलाना क्या, कुछ भी 70 क्वेश्चंस उसके दिमाग में भर दो, यानी क्यूरियोसिटी उसमें रहेगी, जो कि वो बाय नेचर होता है क्यूरियस। और प्रमोट करना है लर्निंग को फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, यानी सीखने के लिए सीखना, सीख के मजा आ रहा है, नंबर आएंगे वो एक एक्स्ट्रा चीज हो गई, ठीक है। तो ये हो गया डी ऑप्शन, यानी इंटरनल मोटिवेशन आपकी यहीं पे है, आंतरिक